Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे थे उसमें साइंस के क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज if an object covers a distance of 30 centimeter in 1.5 hours, what will be its average speed? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस में सिर्फ एक डिस्टेंस दी है विच इज़ 30 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे इसका कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सेंटीमीटर पर आर में ही दिए गए हैं। तो 30 अपॉन 1.5 आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैंसिल होगा 15 टूज आर 30, यहाँ पे ज़ीरो लगेगा and 20 centimeter per hour will be the correct answer for this question. Option A. Next question discuss कर लेते हैं. What type of mixture is formed when oil and water are mixed together? Correct answer will be option number B, that is heterogeneous mixture. क्योंकि अगर ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? अगर हम शुगर को चीनी को मिलाएंगे पानी के साथ तो ये क्या कर जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते शुगर को और वाटर को, तो ऐसे सॉल्यूशंस हमारे होमोजेनस होते हैं। होमो का मतलब ही होता है सेम, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जहाँ पे दो चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती हैं। लाइक ऑयल और वाटर का केस अगर हम देखें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑयल और वाटर को अगर हम मिक्स करें तो जो ऑयल होता है इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, हम अच्छे से देख सकते हैं कि ये ऑयल है और ये वाटर है। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट करते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स इन्हें कहते हैं। ऐसे लिक्विड्स जो अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते हैं दे आर कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, केमिकल कंपाउंड इररिलेवेंट ऑप्शन है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? काइंड ऑफ होमोजेनस सॉल्यूशन ही होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। जैसे ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रिलेवेंस के लिए दिया है कि लाइक सैंड को अगर वाटर में मिलाएं तो सैंड नीचे डिपॉजिट हो जाती है, तो ये क्या हुआ, हेट्रोजेनस मिक्सचर। जबकि अगर शुगर को मिलाएं या सॉल्ट को मिलाएं पानी में तो हमें ये अच्छे से मिक्स हुई दिखेगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। Next question. What is the primary biological reason for having a hard or protective outer layer on the body of a crab and an earthworm? Correct answer for this question will be, अगर ऑप्शन ए देखें कि it provides them with color, ये तो बिल्कुल irrelevant ऑप्शन है कि earthworm का और जो क्रैब है इसके जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उसे कलर प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है स्विमिंग के लिए, ये ऑप्शन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं पर अर्थवर्म के केस में स्विमिंग इज काइंड ऑफ इररिलेवेंट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, मेंटेन्स मॉइस्चर एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये काफ़ी हद तक सही ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन देखें, इट डायरेक्टली एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शन है कि प्रोटेक्टिव लेयर आपको डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा। तो ऑप्शन सी इस केस में सबसे सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी ही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रैब के केस में देखें तो आउटर लेयरिंग जो इसे इंजरी से बचाती है या ड्राइंग से बचाती है, ये इसका एक्सोस्केलेटन है। जबकि अगर अर्थवर्म की बात करें तो इसके ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट रहती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। तो चलिए अगर हम बात करें क्रैब की तो क्रैब इज़ अ काइंड ऑफ एंथ्रोपोडा, एंड अर्थवर्म की बात करें तो ये एनालिडा को किंगडम को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू माउंटेन बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्गर विंग्स कंपेयर टू द फॉरेस्ट बर्ड्स? तो जो माउंटेन बर्ड्स होती हैं इनके जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉरेस्ट बर्ड से। सबसे पहला तो ये हमारा स्टेटमेंट है, हमें रीज़न बताना है। द फर्स्ट वन इज टू फ्लाई फास्ट टू एस्केप predators in forest, it may be. The next one is to fly long distances in thin layer
थिन थिन एयर, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी होती है एयर की पहाड़ों में काफ़ी कम रहती है, एंड स्ट्रॉन्ग विंड करेंट्स। ये ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट है। द थर्ड वन इज़ ओनली टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम टेम्परेचर, ये बिल्कुल गलत है। एंड टू होल्ड ऑन टू द ट्रीज एंड ब्रांचेस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे अगर हम बात करें ईगल्स की और वर्चर्स की, इनके जो विंग्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to atomic structure, which statement is correct regarding the nature and position of a neutron? तो हमें सिंपली यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखें तो चलिए हमने बना दिया एक स्ट्रक्चर, एक एटम बना दिया। इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं हमारा प्रेजेंट रहता है न्यूट्रॉन्स, और क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे वाली शिफ्ट्स के लिए कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रली चार्ज रहते हैं, जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। बाहर के शेल्स में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और यहाँ वाले शेल में मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये हमने किसका स्ट्रक्चर बना दिया? 2 और 6, ये हो गया 8 नंबर पे है ऑक्सीजन। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, हमें बताना है न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज? बिल्कुल नहीं। हमारा प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। इट इज़ नेगेटिवली चार्ज? बिल्कुल गलत। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है। इट इज़ चार्जलेस यानी कि न्यूट्रल है, एंड रिजाइड्स इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। सो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम आगे देखें तो वही बताया है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स चार्जलेस यानी कि न्यूट्रल रहते हैं, और हाइड्रोजन में एब्सेंट रहता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका जो मास नंबर है दैट इज़ ऑल्सो 1 यूनिट, और ये एक प्रोटॉन होता है इसमें सिर्फ। अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और हाइड्रोजन का जो न्यूट्रॉन है वो तो 0 है, तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो देखा होगा सो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग बेकिंग सोडा इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? तो अगर हम बात करें बेकिंग सोडा को क्यों यूज़ किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि सिंपली ये क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से जो आग लगी होती है वो बुझ जाती है। सो फर्स्ट वन इज इट डायरेक्टली प्रोवाइड्स वाटर टू द फायर? बिल्कुल गलत। इट रिएक्ट्स विद द एसिड टू क्विकली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट रिड्यूसेस हाइड्रोजन, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, क्योंकि अगर आग लगेगी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस रिक्वायर्ड होगा, और O2 का प्रेजेंस को CO2 ही नलीफाई कर सकता है। सो इट सडनली ड्रॉप्स द टेम्परेचर ऑफ द फायर टू 0, ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। CO2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। Next question, what is the primary function or impact of a non-biodegradable waste in the environment? देखिए, वेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाम ही डिस्क्राइब कर रहा है कि बायोडिग्रेडेबल मतलब अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होगा इसका पॉसिबल। तो हमें पूछा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में। तो अगर हम देखें ऑप्शंस, दे डिकम्पोज क्विकली टू मेक द सॉइल फर्टाइल? एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सॉइल को फर्टाइल बनाने में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जिसमें हमारा वेजिटेबल वेस्ट आता है, फ्रूट वेस्ट आता है, और ऐसी चीज़ जो इजीली डिकम्पोज हो जाए। द नेक्स्ट वन इज दे कम्प्लीटली डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये तो उल्टा एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज दे इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? एब्सोल्युटली रॉन्ग, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे, मतलब कैसे इंक्रीज कर सकता है द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। द नेक्स्ट वन इज
दे अकोमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन। बिल्कुल सही, क्योंकि इनको डिकम्पोज होने में काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये डिक्रीज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज होने में हमें बैक्टीरिया हेल्प करते हैं एंड एल्गे हेल्प करता है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो डिकम्पोज नहीं होते हैं इजीली। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश करनी चाहिए। What is the correct molecular mass of carbon dioxide and water रेस्पेक्टिवली? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12 यूनिट्स। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है एक ऑक्सीजन का। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। तो कितना हो जाएगा? 32। तो देखिए कितना हो गया? 44। तो 44 फर्स्ट ऑप्शन में कहा है यहाँ। तो अगर आपको H2O के बारे में नहीं भी पता होगा तो आप सिंपली 44 यूनिट से टिक कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि एटॉमिक नंबर का ट्वाइस हो एटॉमिक मास। ये कुछ कुछ केसेस में होता है। अगर आपको ट्रिक्स जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, हमें H2O का भी बताना था। H2O इज वाटर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और यहाँ पे 2 हैं तो हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या बताया था? 16। तो 16 प्लस 2 इज 18। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस which gas is released as a byproduct or a result of photolysis of water or H2O molecules? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीजन। तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर सही हुआ होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। मैंने आपको इसके टाइप्स भी बताए थे, लाइक डे टाइम पे और नाइट टाइम वाला फोटोसिंथेसिस। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और यहाँ पे ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाए आपसे तो C6H12O6, ये भी क्या है? बाय प्रोडक्ट है ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg kept at a height h from the earth surface? तो देखिए ये सिंपली हमें किसकी बात बता रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m यहाँ पे होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g होता है यहाँ पे ग्रेविटी और h होता है कि वो सरफेस से कितनी दूर पर रखा गया है। जैसे अगर आप इमेजिन करें आपकी घर की छत में रखी हुई जो टैंक है वो किस हाइट पे है, दैट विल बी द एच। और वहाँ पे जी तो कॉमन होता है और उसका मास, तो एम जी एच हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो एम जी एच इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, क्या पता आपको आगे इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया है, दैट इज 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है। वैसे काइनेटिक एनर्जी के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है जहाँ पे m हो गया मास और v हो गई यहाँ पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए की पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है रेस्ट के केस में एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, तभी हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a 2000 watt heater is operated for 2 hours, how much energy or heat energy will it consume in joules? तो हमने लास्ट से प्रीवियस वाली वीडियो पे हमने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम या फिर पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन बन गया होता। तो देखिए पावर इनटू टाइम, पावर यहाँ पे कितना है? 2000 वॉट, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। टाइम यहाँ पे हमें सेकंड्स में लेना होता है।
हमें 2 आवर दिए हैं, तो 2 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 6 6 36, 36 2 72, तो 72 इंटू 10 टू द पावर 2। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, 72 टू ज़ा कितना होता है 144, 144 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इसे अगर करें तो 1.44 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगेन आई एम हाईलाइटिंग कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही से ही क्वेश्चंस आए हैं, हमें वहाँ पे सेम क्वेश्चन नहीं आया है, पर यूसीएम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। सो रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कम्प्लीटली ट्रू। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको सैटेलाइट वाला एग्जांपल दिया था, लाइक हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर रहा है, मून की स्पीड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, हर पल चेंज होगा ऐसे। तो देखिए ऑप्शन ढूंढ लीजिए, स्पीड विल बी सेम, speed will be same and direction velocity will change. Both speed and velocity will remain constant. Wrong. Speed changes but velocity remains constant. तो speed स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, इनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट रहता है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी ज़रूरी है। चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ फॉर अपकमिंग शिफ्ट। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जबकि अगर हम बात करें डिस्टेंस की, अगर वेट की बात करें तो वेट वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस, मास, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which molecule acts as the primary energy currency of living cells produced during cellular respiration? Again, I am highlighting कि हमने ये काफ़ी बार पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और एटीपी का फुल फॉर्म भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या देखे, क्या पूछा है हमसे, एनर्जी करेंसी पूछा है सिंपली, तो एटीपी के लिए सही आंसर हो जाएगा। जबकि एडीपी की बात करें तो ये कुछ अमाउंट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर आपसे किसी शिफ्ट में पायरुविक एसिड के बारे में पूछा जाए तो रेस्पिरेशन के टाइम पे एज अ बाई प्रोडक्ट हमारा पायरुविक एसिड रहता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। द नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये एक मेटाबॉलिक कंपाउंड है, एनर्जी करेंसी नहीं है इन शॉर्ट। Next question, which technique is most effective for separating iron oxide ores, that is manganite, that from the non-magnetic gangue impurities? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को यूज किया जाता है आयरन ऑक्साइड्स को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an object placed beyond the center of curvature of a concave mirror is shifted towards C, how does its real image respond? तो बेसिकली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कॉन्केव मिरर का यहाँ पे डायग्राम्स अटैच किए हैं। देखिए हमसे बोला है कि एक कॉन्केव मिरर में अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको किसकी तरफ ले जा रहे हैं, सी की तरफ, सी इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाएंगे, तो रियल इमेज का क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सी होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हमारी जो इमेज है वो पॉइंट साइज बन रही है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेकर आएंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी इमेज क्या बन रही है, दूर जा रही है। पहले यहाँ पे थी एफ पे, फोकस पे, अब फोकस से थोड़ा दूर बनी है, और क्या बनी है, पहले के साइज से थोड़ी बड़ी बनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं कॉनकेव मिरर के, तो हमारा जो इमेज बनता है वो सेम साइज का बनता है, और आप देख सकते हैं कि इमेज दूर जाते जा रहा है और इसका साइज बड़ा होते जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव मिरर की, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अटैच किया है। तो
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द फोकस एंड ग्रोस लार्जर। लाइकवाइज मैं आपको कहती हूँ कि आप कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ लीजिएगा, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस भी पढ़ लीजिएगा। ऑल्सो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो फ्लैश लाइट ऑफ कार, शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स में और डेंटिस्ट मिरर्स में इनका यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर्स का इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। मूविंग फॉरवर्ड अगर मिरर फॉर्मूला की बात करें तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे v क्या है? फाइनल इमेज, और u क्या है? इनिशियल इमेज। अगर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं बेसिक वाले, देन ऑल्सो यू कैन कॉमेंट। Next question. The formation of a mirage on hot roads or in desert terrains is primarily driven by which optical mechanism? The correct answer for this question will be option B, that is total internal reflection की वजह से यहाँ पे मिराज फॉर्मेशन देखा जाता है रेगिस्तान में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जहाँ पे लाइट मूव करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम, और यही TIR देखा जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स में, मिराज में, और डायमंड भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The apparent flickering or twinkling of distant stars at night is caused by। तो देखिए रात को जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो चमकते नहीं हैं एक्चुअली। वहाँ पे जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स आती हैं इन बिटवीन, जिसकी वजह से जो हमारा स्टार है वो चमकता हुआ, फ्लिकर करता हुआ दिखता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो जब अर्थ के काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं और डेंसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which complex permanent tissue conducts water and essential mineral nutrients upwards from the plant roots। काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, हजार बार मैंने आपको बताया है कि जो फ्लोएम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है और जो जाइलम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमें पूछा भी है, परमानेंट टिश्यूज भी बताए थे मैंने आपको, एंड कौन से टिश्यूज होते हैं जो डिफ्रेंसिएशन के थ्रू परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, हमारे हमारे सिंपल टिश्यूज, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सो जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में पानी ऊपर की तरफ ही जाता है, जबकि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है और फूड को ये ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The tough outer shell of a coconut consists of which type of non-living thick wall plant tissue? This question also we have discussed। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो स्क्लेरेंकाइमा इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को, और ये क्या होता है? डेड हो जाता है जब ये मेच्योर होता है, देन इट when it attains maturity it becomes dead, and it is also highly lignified, it also has highly lignified cell walls। सो अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, लाइक पेरेंट काइमा की बात करें, तो पेरेंट काइमा मैंने आपको बताया था स्टोरेज के लिए हेल्प करता है, स्टोरेज टिश्यू आगे आने वाली शिफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एरन काइमा की बात करें तो एयर स्पेस या फिर फ्लोटिंग, जो ऐसे प्लांट्स जो पानी में होते हैं जैसे लिली, तो वहाँ पे एरन काइमा का यूज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज primary growth which lengthens plant shoots and roots is driven by which specialized tissues? Again we have discussed this question। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इवन पिक्चर के थ्रू भी बताया था, मैंने एक इमेज अटैच की थी जिसमें मैंने आपको एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम के बारे में भी बताया था, और इंटरकैलरी मेरिस्टम ऐसा एक हमने बनाया था डायग्राम, जहाँ पे टॉप पे होता है एपिकल मेरिस्टम जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टम और नीचे लेटरल मेरिस्टम, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा कि लेंथ को कौन इंक्रीज करता है, तो जो टॉप में होगा वही लेंथ को इंक्रीज करेगा। एपिकल मेरिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे अलग जो ऑप्शन है कॉलिन काइमा,
कोलेनकाइमा से अगर क्वेश्चन आए तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे टिश्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organs or component is not a part of the male human reproductive system? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, दैट इज फेलोपियन ट्यूब्स। तो फेलोपियन ट्यूब्स बेसिकली फीमेल्स में होती हैं ओवरीज के नीचे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे से ही जो एग होता है ये रिलीज होता है। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रेग्नेंट woman visits a doctor for checkup. The doctor informs her embryo has now developed into a fetus. Which trimester of pregnancy does the development belong to? तो देखिए, मैंने आपको 3 ट्राइमेस्टर भी बताए थे प्रेगनेंसी के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। अगर बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, तो जो बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ और उसकी जो मूवमेंट होती है वो नोटिसेबल होने लगती है, यानी अब पता चलता है कि बेबी मूव कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, रैपिड वेट गेन होता है ऑफ द चाइल्ड और फाइनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करें पोस्टपार्टम स्टेज, तो चाइल्ड के बर्थ के बाद जो स्टेज आता है दैट इज नोन एज पोस्टपार्टम स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज, which gas is released when a metal hydrogen carbonate reacts with an acid? देखिए, अभी हम बनाएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल देखिए, कोई भी मेटल ले लेते हैं, Na या फिर Ca, कुछ भी ले लेते हैं। फिलहाल सोडियम को ले लेते हैं, तो Na हाइड्रोजन यानी H, कार्बोनेट इज सिंपली CO3। Na हाइड्रोजन कार्बोनेट इट रिएक्ट्स विद एसिड। एसिड कौन सा लें, HCl ले लेते हैं, तो या फिर H2SO4 को भी ले सकते थे। इस केस में अगर ये रिएक्ट करेगा तो सिंपली क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा सबसे पहले, Na और यहाँ पे से Cl, और क्या बनाएगा, CO2। CO2 और क्या बनाएगा, क्या बचा, H2O। तो ये बनता है जब एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक एसिड से। तो हमें पूछा है सिंपली कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो गैस कौन सी इवॉल्व होगी, फॉर श्योर कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे सेम एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है ये हमारे सॉल्यूशन को मिल्की भी बना देती है। और यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को भी फर्दर फॉर्म कर सकता है। एंड यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3R प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ऐसे करके आप देखते ही होंगे आर आर आर। तो यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का ये कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन ये है कि इट इज़ एक्सपेंडेड टू 5R ऑल्सो, और यहाँ पे अब क्या क्या है, रिफ्यूज एंड रीपर्पस या रिकवरी भी इसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what process involves coating iron or steel with zinc to prevent corrosion? This question also we have discussed. हमने 1000 बार गैल्वेनाइजेशन की बात की है कि जब भी किसी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें आउटर कवरिंग लगाई जाती है, किसकी, जिंक की, तो उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक लेयर फॉर प्रोटेक्शन। वाइल एनोडाइजिंग की बात करें तो यहाँ पे थिक ऑक्साइड लेयर लगाई जाती है aluminium for the same purpose, लेकिन यहाँ पे जिंक की पूछी है तो galvanization will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर? मैंने आपको अभी अभी बताया था दो चीज़ों का होता है जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो अलॉय का केस तो मेटल्स का केस होता है, यानी जब दो मेटल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे काइंड ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं
होमोजेनस मिक्सचर दिखता है, क्योंकि हेटेरोजेनस में हम बाहर से देख के ही बता देंगे कि पार्टिकल्स मिक्स नहीं हुए अच्छे से। सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा, एयर तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इन सस्पेंशन, particles are large enough to be seen with the naked eyes. It is unstable and it exhibits the Tyndall effect. और देखिए सस्पेंशन या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में ही टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट में पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क W डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्क डन का सिंपली फॉर्मूला पूछा है, एफ डी कॉस थीटा होता है यहाँ पे, जहाँ पे थीटा जो होता है वो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे पूछा है ओनली फोर्स, नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी है, ओनली डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स भी है, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन जीरो कब होगा, तो आपको सिंपली सोचना होगा कि cos 90 कब जीरो होता है, सॉरी cos थीटा कब जीरो होता है। तो cos 90 ही जीरो होता है, तो इस केस में वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्दर शिफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्टली अफेक्टेड बाय सीवियर डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। कल ही हमने पढ़ा था सीएनएस के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। हमसे पूछा है कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर स्पाइनल कॉर्ड सीवियरली अफेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोअर बॉडी में पैरालिसिस आ जाता है इस केस में। सो द स्पाइनल कॉर्ड कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन। सीवियर डैमेज कैन रिजल्ट इनटू द पैरालिसिस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द WBCs। हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस किया है। WBCs का फंक्शन क्या होता है कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इन्फेक्शन से लड़ना, इनको और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। काफ़ी बार हम अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है हमने ये क्वेश्चन। इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। जबकि हमने देखा था WBCs के अलावा RBCs में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया या वायरस जो भी होते हैं बॉडी में अगर आते हैं तो WBCs हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू all the very best for your coming examinations.